ओ बोला प्यार के बदला में बोला का दिले बारू हो। तू जब दिले बारू हो ता दगा दिले बारू हो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कितना कंसेप्ट क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस, और आज हम साइंस को देखेंगे मॉडल सेट 1 को देखेंगे। और ये जो बिहार बोर्ड द्वारा निकाला गया क्वेश्चन है, तो ये आपका जो है 5 गो सेट दिया रहता है उसमें, जिसमें जो है सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक है। और इसमें इतना बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 1 को। आते हैं पहला सवाल पे। क्वेश्चन क्या है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। मान लीजिए कि प्रकाश की किरण आ रही है, और मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये क्या प्रकाश की किरण मेरे शरीर पे क्या पड़ रही है, तो नीचे जो इधर बन रहा है क्या बनेगा, छाया बनेगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या है। ऑप्शन ए में छाया, ऑप्शन बी में उप छाया, और ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है, तो क्या बनता है, छाया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सही। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी में है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में है अनंत। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। अगर हम समतल अगर समतल दर्पण की बात कर लेते हैं, समतल दर्पण का, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत। आप लोग पढ़े होंगे कि समतल दर्पण की विशेषता, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। और एक और है कि समतल दर्पण के जितना सामने प्रतिबिंब बनता है उतना ही समतल दर्पण के पीछे बनता है। और समतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा काल्पनिक बनता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी है क्या होगा, ऑप्शन ए में आपका क्या है 0, बी में क्या है 5 सेंटीमीटर, सी में क्या है 100 सेंटीमीटर, और डी में क्या है अनंत। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। आपका ऑप्शन नंबर राइट जो क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे क्या कहा गया है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता पूछा है। अब इससे पहले एक टॉपिक है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, लेंस क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। आपको पता होगा कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। और लेंस की क्षमता को P द्वारा सूचित किया जाता है। तो P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। अगर वस्तु मीटर में होगा तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। अगर f का मान निकालना है तो f बराबर हो जाएगा 1/p मीटर। ये आपका अगर वस्तु क्या होगा, मीटर में होगा। अगर वस्तु मीटर में है तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f
मीटर, और फिर अगर हम एफ का मान निकालेंगे तो 1/p मीटर। फिर इसके बाद अगर वस्तु सेंटीमीटर में होगा, अगर वस्तु सेंटीमीटर में होगा तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। अगर कोई वस्तु सेंटीमीटर में है तो P बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर, और फिर F बराबर क्या होता है 100/p। अब हमको देखना है कि वस्तु किसमें है, और लेंस, उत्तल लेंस की क्षमता की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो आपसे पूछा क्या गया है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की अगर फोकस दूरी का बात कर ले तो क्या होगा, धनात्मक। तो यहाँ पे आपका 1 मीटर फोकस दिया है, तो किसमें है, मीटर में है, तो कौन सा फार्मूला का यूज होगा, आपका लेंस की क्षमता निकालना है तो P बराबर 1/f मीटर। तो यहाँ से P बराबर 1 और फोकस से कितना दिया है 1, तो P बराबर क्या हो जाएगा 1, और लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में क्या है, -3 डायोप्टर नहीं होगा, -1.5 डायोप्टर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 1 डायोप्टर, यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो इससे पहले हम लोग दर्पण पढ़े हैं, एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, फिर क्या होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, फिर होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, फिर क्या होता है अवतल लेंस। हम लोग दर्पण में पढ़े हुए थे कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है, अभिसारी, अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण का क्या होता है, तो अपसारी, अपसारी दर्पण। अब क्या है लेंस में, लेंस में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अभिसारी, अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अपसारी, अपसारी लेंस। अब देखिए ऑप्शन में देखते हैं, आपसे पूछा क्या गया कि अपसारी लेंस कहते हैं किसको। देखिए तो एक में क्या है उत्तल, 2 में क्या है अवतल लेंस, 3 में क्या है, सी में क्या है बाइफोकस लेंस, फिर डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, अभिसारी लेंस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आपका ए नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। ए में है भिन्न भिन्न माध्यम, भिन्न भिन्न में, बी में है समान, और सी में है ए और बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का चाल का बात कर लेते हैं। प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर बात कर लेते हैं कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर बात कर लेते हैं पानी में प्रकाश का चाल, प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब बात कर लेते हैं हीरा में, हीरा में
प्रकाश की चाल 1.24 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब आपसे पूछा क्या कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही होगा। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा, 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। या कांच में प्रकाश की चाल कितना होगा, तो 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब बात कर लेते हैं पानी में प्रकाश की चाल, तो 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और हीरा में क्या होता है, तो हीरा में प्रकाश की चाल 1.24 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आते हैं अगले सवाल पे। किसी लेंस द्वारा अपवर्तन सबसे अधिक होता है, किस लेंस द्वारा अपवर्तन सबसे अधिक होता है। ए में है आपका मिलीलीटर, बी में है सेंटीमीटर, और सी में है मीटर, और डी में है मात्रक विहीन। सॉरी, ये सवाल जो है गलत से टाइप हो गया है। इसमें जो है बोले कि किस लेंस के अपवर्तन क्षमता का एसआई मात्रक होता है। आपसे सवाल ये कहा गया है, यह गलत से क्या हो गया है, टाइप हो गया है, फिर से सुधार लीजिए। आपसे पूछा है अपवर्तन का एसआई मात्रक क्या होता है। आपसे सवाल यही पूछा गया है कि लेंस की अपवर्तन का एसआई मात्रक क्या होता है। ए में आपका क्या है, मिलीलीटर, नहीं होगा। बी में क्या है, सेंटीमीटर, नहीं होगा। सी में है मीटर, नहीं होगा। और डी में क्या है, मात्रक विहीन, यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि लेंस की अपवर्तन क्षमता का जो है कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, ये क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। आते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का। और सबसे कम किसका होता है, सबसे कम किसका होता है, तो पानी का। सबसे कम का बात कर ले, सबसे कम पानी, और सबसे अधिक का बात कर लेते हैं, सबसे अधिक आपका हीरा होता है। अब ऑप्शन में देखिए, ए में है कांच, बी में है हीरा, और सी में है बर्फ, और डी में है वायु। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। बोले कि एक अभिसारी लेंस बनता है, तो अभिसारी लेंस मतलब अवतल लेंस का बात हो रहा है। अगर किसी वस्तु को प्रकाशीय ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वह लेंस के पीछे। ये इसका प्राकृतिक कैसा होता है, तो वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अभिसारी लेंस बनता है, तो इसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनता है। तो देखते हैं ऑप्शन ए में क्या है, सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, बी में है सदैव आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन सी में है कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अभिसारी लेंस में जो है दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनता है।
आपका वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ जाएगा। राइट जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। बोले कि आकाश नीला रंग का होना किस परिघटना के कारण है? ऑप्शन ए में है अपवर्तन, ऑप्शन बी में है प्राकीर्णन, ऑप्शन सी में है परावर्तन और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देखिए, प्रकाश के अपवर्तन तो होगा नहीं और प्रकाश के परावर्तन तो होगा नहीं और डी तो इनमें से कोई होगा नहीं। तो किसके साथ आंसर जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है बी के साथ क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश के प्राकीर्णन। आते हैं अगले सवाल पे। बोले प्रकाश का प्राथमिक रंग होता है। तो प्रकाश का जो है प्राथमिक रंग, प्राथमिक वर्ण होता है। एक में क्या है? लाल, बी में क्या है? नीला और सी में क्या है? हरा और डी में इनमें से कोई नहीं। बोला कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है तो आपका लाल भी हो जाएगा, लाल भी हो जाएगा, नीला भी हो जाएगा और हरा भी हो जाएगा। और ऑप्शन डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। नहीं, ये गलती से टाइप हो गया, गलती दिया हुआ था। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी। आपका तीनों क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या हो जाएगा? लाल भी हो जाएगा, नीला भी हो जाएगा, हरा भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ? डी के साथ जाएगा, इनमें से सभी। आते अगले सवाल पे। बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो ऑप्शन ए में है कर्निया में, ऑप्शन बी में है पुतली में और ऑप्शन सी में है रेटिना में और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है? देखिए, कर्निया में तो होगा नहीं और पुतली में तो होगा नहीं। ऑप्शन सी में क्या है? रेटिना। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। आते हैं अगले सवाल पे। बोला कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो एक आप पढ़े हैं निकट दृष्टि दोष। कि दोष कई प्रकार के होता है? 4 प्रकार के। एक क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा होता है ज्यादा दृष्टि दोष और चौथा होता है अबिंदुकता। तो एक में क्या आपका हो गया? निकट दृष्टि दोष। दो में क्या हो जाएगा? दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और 3 में आपका क्या हो जाएगा? ज्यादा दृष्टि दोष और आपका 4 में होगा अबिंदुकता। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस और ज्यादा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकस लेंस और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है कि दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो दूर के लिए कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस। यही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ? तो ए के साथ। आते अगले सवाल पे। बोला कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि दोष का अस्तित्व होता है। ए में है 1/6 सेकेंड, ऑप्शन बी में है 1/10 सेकेंड, ऑप्शन सी में है
1/16 सेकेंड, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है 1/16 सेकेंड। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ, तो सी के साथ। आते हैं अगले सवाल पे। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। वाट के बराबर होता है, तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बाई 1 सेकेंड। अब ऑप्शन ए में है जूल प्रति सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी में है जूल प्रति सेकेंड, सेकेंड। फिर ऑप्शन सी में है पर जूल पर सेकेंड, या ऑप्शन डी में है पर जूल स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ। और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आते हैं अगले सवाल पे। बोला कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है किसके बराबर। तो अगर 1 किलोवाट प्रति घंटा का बात कर लेते हैं, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ये जो होता है इसको बोल सकते हैं एक यूनिट। एक यूनिट बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अब देखेंगे ऑप्शन ए में 100 यूनिट नहीं होगा, ऑप्शन बी में है 10 यूनिट नहीं होगा, या किसके बराबर होगा, तो 1 यूनिट का। अब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। बोला कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, तो एक में वोल्ट, बी में वाट, सी में जूल और डी में है न्यूटन। तो देखिए विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा, बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और वोल्ट किसका होता है, तो विद्युत विभव का, विद्युत विभव या विभवांतर का। और वाट किसका होता है, तो विद्युत शक्ति का, आपको पता ही है। जूल किसका होता है, जूल किसका होता है, न्यूटन किसका होता है, तो बल का। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और जूल का, आते हैं अगले सवाल पे। बोला कि 1 किलोवाट घंटा बराबर है, अभी इससे पिछले वाला क्लास में बताए हुए थे, पिछले वाले सवाल में कि क्या है, 36 जूल। बी में है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। सी में है 36 गुने 10 के पावर 6 जूल। और डी में है 3600 जूल। तो कौन आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पे। बोला कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन ए में है मैक्सवेल, ऑप्शन बी में है आस्टिन, ऑप्शन सी में है फ्लेमिंग और ऑप्शन डी में है ओस्टेड। तो देखिए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, आपका नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। बोला कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ए में है चुंबकीय, बी में है रासायनिक और सी में है उष्मीय और डी में है क्या, इनमें से कोई नहीं। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आपका राइट जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, सी। अगले सवाल पे आते हैं। 1 एम्पियर बराबर होता है, एक में क्या है 10 के पावर -1 एम्पियर, 10 के पावर -2 एम्पियर, सी में है 10 के पावर -3 एम्पियर और डी में है 10 के पावर -6 एम्पियर। बात कर लेते हैं कि 1 एम्पियर कितना के बराबर होता है, 1 नैनो एम्पियर कितना के बराबर होता है,
एक पिको एम्पियर कितना के बराबर होता है, या एक एंगस्ट्रम कितना के बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एम्पियर में है तो एम्पियर। अगर एक पिको एम्पियर का बात करते हैं तो 10 के पावर माइनस 12 एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर का बात करते हैं तो 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। और एक नैनो एम्पियर का बात करते हैं तो 10 के पावर माइनस 9 एम्पियर। एक मिली एम्पियर का बात करते हैं तो 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। अब हमसे सवाल क्या पूछा गया है कि एक मिली एम्पियर बराबर होता है, तो एक मिली एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा? तो 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर के। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आते हैं अगले सवाल पे। बोला कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। एक में क्या है? श्रेणी क्रम, बी में है पार्श्व क्रम में, या डी में है ए बी दोनों, सी में क्या है? ए बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा? ए। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप क्या कह रहे हैं देखिए। बोला कि इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? ए नंबर है लोहा, बी में क्या है? चांदी, और सी में क्या है? नाइक्रोम, और डी में क्या है? तांबा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। किसका प्रयोग करते हैं? तो नाइक्रोम का। आते हैं अगले सवाल पे। बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायक है? ए में है NH3 अमोनिया, बी में है O2 ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में है नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी में क्या है? CO2। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है? तो CO2। आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। आते हैं अगले सवाल पे। बोले कि इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो देखिए ए में क्या है? पेट्रोल, ऑप्शन बी में क्या है? प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी में क्या है? कोयला, और ऑप्शन डी में क्या है? इनमें से सभी। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी? देखिए इनमें से कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन है? तो क्या हो जाएगा आपका? पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, कोयला भी है, और क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। जो आपका राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा? डी नंबर। आते हैं अगले सवाल पे। बोला कि सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए क्या हो जाएगा? एक में है नाभिकीय विखंडन, बी में है नाभिकीय संलयन, और ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह आपका नाभिकीय संलयन होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा राइट? तो ऑप्शन नंबर किसके साथ? तो नाभिकीय संलयन। आपका कौन सा आंसर सही होगा? नाभिकीय संलयन। आते हैं अगले सवाल पे। बोले कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो देखिए भूमि सिंचाई, ए में क्या है? भूमि सिंचाई, ऑप्शन बी में है बिजली उत्पादन, और ऑप्शन सी में है जल आपूर्ति, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो कौन सा हो जाएगा आपका? जो है भूमि सिंचाई भी है, बिजली उत्पादन भी है, जल आपूर्ति भी है। तो राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ। आते हैं अगले सवाल पे। बोला कि खिलौने में किस सेल का उपयोग करते हैं? एक में है डेनियन सेल, दो में है सौर सेल, और सी में है सूखा सेल, और डी में है इनमें से सभी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? जो खिलौना में किस सेल का उपयोग करते हैं? तो सूखा सेल। आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आपके ऑप्शन नंबर जो किसके साथ जाएगा? तो सी के साथ। आपका जो ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। आते हैं अगले सवाल पे। बोला कि जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है?
ए में है ओजोन, ऑप्शन बी में है ऑक्सीजन, और ऑप्शन सी में है हाइड्रोजन, और ऑप्शन डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो बोला कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पे कौन सी गैस मुक्त होती है। तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ, तो आपका ऑप्शन नंबर किसके, डी के साथ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। बोले कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनता है। तो अगर Zn प्लस अगर H2SO4 लेते हैं तो ये क्या बनता है, ZnSO4 प्लस क्या, H2 हाइड्रोजन गैस। तो अगर आप जस्ता के साथ किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अगर हम जस्ता Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ZnCl प्लस क्या हो जाएगा, H2। तो देखिए कौन सा गैस मुक्त हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन ए में क्या है, N2 नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में क्या है, H2। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ, तो बी के साथ। आते हैं अगले सवाल पे। बोला कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देती है। आपका ऑप्शन नंबर ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में है O3, और ऑप्शन डी में क्या है सर, Cl2। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा CO2। आते हैं अगले सवाल पे। बोला कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है CaO, ये क्या है CaCO3, फिर क्या है CaOH का होल 2, और डी में है Ca। तो ये किसके साथ ऑप्शन आएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही, CaOH का क्या हो जाएगा, होल 2। आते हैं अगले सवाल पे। बोले कि दंतमंजन प्राय होता है ए में है अम्लीय, ऑप्शन बी में है लवण युक्त, ऑप्शन सी में है क्षारीय, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षारीय। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आते हैं अगले सवाल पे। बोले कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है, एक में सिट्रिक अम्ल, बी में है लैक्टिक अम्ल, और सी में है एसेटिक अम्ल, और ऑप्शन डी में है फॉर्मिक अम्ल। तो कौन सा हो जाएगा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसेटिक अम्ल। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट जो होगा सी होगा। आते हैं अगले सवाल पे। बोला कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है, ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में है 8, और ऑप्शन डी में क्या है 10.5। तो ये आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पे। बोले कि जस्ता का अयस्क है तो क्या है, बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सिनेबार, जिंक प्लेट। बॉक्साइड किसका होता है, एल्युमिनियम का, और सोडियम क्लोराइड किसका होता है, तो सोडियम का Na, और सिनेबार किसका होता है, तो पारा का Hg, और जिंक प्लेट किसका होता है, तो जस्ता का Zn। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा आपका, क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पे। धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है वह है, ए में है ऑप्शन नंबर ए में है लोहा, ऑप्शन बी में है
क्रोमियम, ऑप्शन सी में है सोना और ऑप्शन डी में है क्या, एल्युमिनियम। आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए में क्या है, लोहा, ऑप्शन बी में है क्रोमियम, ऑप्शन सी में है सोना और ऑप्शन डी में क्या है, एल्युमिनियम। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर किसके साथ? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ क्या होगा, राइट आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? आयनिक यौगिक नहीं है, देखिए CaCl2, CO2 और क्या है, KCl और क्या है, HCN। तो कौन सा आयनिक यौगिक नहीं होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? तो ए के साथ, यही क्या होगा, नहीं होगा। आते हैं अगले सवाल पे। बोला कि हीलियम गैस है, ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है सक्रिय, ऑप्शन बी में है अक्रिय और ऑप्शन सी में है उदासीन और ऑप्शन डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो हीलियम गैस है, क्या हो जाएगा? तो आप इसको बोल सकते हैं निष्क्रिय या अक्रिय तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका क्या हो जाएगा, अक्रिय गैस होगा। अक्रिय गैस कैगो होता है? 6 गो होता है, हेमा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और क्या होता है, रेडॉन। यही क्या है, अक्रिय गैस। क्या हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। तो कौन सा हीलियम क्या है? तो अक्रिय गैस है आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ? तो बी के साथ। आते अगले सवाल पे। बोले कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ए में ऑप्शन नंबर ए में क्या है, लोहा, ऑप्शन बी में क्या है, सोना, ऑप्शन सी में क्या है, चांदी और ऑप्शन डी में क्या है, हीरा। तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बोला कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो कौन हो जाएगा, सबसे ज्यादा कठोर है तो क्या है, हीरा। ऑप्शन नंबर किसके साथ? डी के साथ क्या होगा, सही। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी सवाल डाउट लगे तो आप सिर्फ कमेंट कीजिए कि ये मान लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या 20 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आया है या जो भी सवाल का अगर गलत आंसर लगे तो सिर्फ आप कमेंट कीजिए। उस कमेंट को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, फिर से सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो ये था आपका बिहार बोर्ड मॉडल सेट 1, सिर्फ 1 से लेकर हम लोग 40 तक देखे हैं। कल अगले क्लास में फिर शाम 6 बजे फिर कल 40 से स्टार्ट होगा पार्ट टू वीडियो लेकर आएंगे। फिर कल 40 से कितना तक, 80 तक देखेंगे। फिर इसका जो है मॉडल सेट 1 का जो है हम लोग सब्जेक्टिव करवाएंगे।